उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से 3 अप्रैल को होने वाले पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए आप लोगों को 10 टॉप एग्जाम रिलेटेड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस जैक बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि अगस्त 1945 में जापान में किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराकर तबाह कर दिया गया था दोस्तों। तो किन 2 शहरों पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर, याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख दिया गया है विच 2 cities इन जापान वर डिस्ट्रॉयड बाय द ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स इन अगस्त 1945। तो कौन सा 2 शहर पर गिराया गया दोस्तों? 2 सिटी का नाम पूछा गया है, हिरोशिमा और नागासाकी, याद करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9/11 से आप क्या समझते हैं? तो 9/11 दोस्तों याद रखिएगा, ये एक आतंकवादी हमला था। क्या था दोस्तों? यह एक आतंकवादी हमला था। अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यह आतंकवादी हमला हुआ था, याद रखिएगा। हाँ, और इस हमले में कितने लोग मारे गए थे? लगभग 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में महीना पहले और तिथि को यानी डेट को बाद में कहने का रिवाज है, इसलिए 11 सितंबर 2001 ईस्वी को 9/11 कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी सिंपल में लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 9/11? तो देखिएगा, ये एक टेररिस्ट अटैक था। क्या था दोस्तों? टेररिस्ट अटैक था। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था अमेरिका के, और इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे, ठीक है। ये बात हम लोग इंग्लिश में भी लिख दी है, इसको कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा गया देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान का गठन कब हुआ था? इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि आसियान का जो गठन हुआ था यानी स्थापना हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1967। डेट को याद कर लीजिएगा। आसियान का गठन कब हुआ था दोस्तों? 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या 5 थी। कितनी थी दोस्तों? जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 5 थी। और 5 का नाम लिख दिया गया दोस्तों। क्या क्या आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थी। इंग्लिश में भी इसको लिख दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा। व्हेन वाज आसियान फॉर्म्ड? व्हाट इज इट्स प्राइमरी मेंबर काउंट? तो याद रखिएगा, आसियान जो है फॉर्म कब हुआ था? अगस्त 8 को 1967 में। इसका मेंबरशिप कितना था दोस्तों? उस टाइम 5 था। और इसमें भी लिख दिया गया थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया है कि किस देश को वर्चस्वता की स्थिति प्राप्त है? क्या वर्चस्वता की स्थिति अस्थाई है या परमानेंट है? तो यह पूछा गया। तो देखिए, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, तो एकमात्र महाशक्ति के रूप में कौन बचा? अमेरिका। उसी का वर्चस्व कायम हुआ, उसी का धाक स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यही लिखा गया आंसर में कि अमेरिका देश को वर्चस्वता की स्थिति प्राप्त है। यह स्थिति कब प्राप्त हुआ दोस्तों? 1991 के बाद, क्योंकि एक महाशक्ति का अंत हो गया था ना, विघटन हो गया था। वर्चस्वता की स्थिति अस्थाई नहीं है, ठीक है। देखिए, एक आदमी का धाक हमेशा नहीं चलता है, उससे भी कोई पावरफुल आ जाता है तो उसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यह चीज अस्थाई नहीं है। इंग्लिश में भी लिख दिया गया है व्हिच कंट्री हैज द स्टेटस ऑफ सुपरमेसी इज द पोजीशन ऑफ सुपरमेसी परमानेंट? नहीं, ये परमानेंट नहीं है। और सुपरमेसी वाला जो स्टेटस है वो किसको मिला है? अभी अमेरिका को मिला है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे? तो ये जो मार्शल योजना है दोस्तों, इसका उद्देश्य सिर्फ था यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। क्या था दोस्तों? सिंपल में एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मार्शल योजना का उद्देश्य यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था युद्ध पूर्व स्थिति में आ जाए। युद्ध पूर्व मतलब युद्ध से पहले जैसी स्थिति था वैसा फिर से आ जाए, ठीक है। ये वाला मार्शल योजना का मेन उद्देश्य था। नीचे भी लिखा गया, इंग्लिश में देख लीजिएगा कि व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्शल प्लान? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्शल प्लान वाज टू मेक द यूरोपियन कंट्रीज इकोनॉमिकली स्ट्रांग। किससे स्ट्रांग बनाना दोस्तों? इसको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है, सो दैट देयर इकोनॉमी कुड कम बैक टू द प्री वार सिचुएशन। प्री वार मतलब वार से पहले जैसा सिचुएशन था, वार के बाद भी वैसा सिचुएशन में आ जाए, यही सोच रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उदारीकरण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदारीकरण। तो उदारीकरण की अवधारणा मूल रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि यदि राज्य का हस्तक्षेप कम होगा
तो अर्थव्यवस्था और समाज बेहतर होगा। ठीक है, सब चीज में अगर राज्य टांग अड़ाएगा दोस्तों तो वो इकोनॉमिक के लिए अच्छा नहीं है, वो समाज के लिए बेटर नहीं है। ठीक है, तो यही सिंपल में लिखा गया, यदि राज्य का हस्तक्षेप कम होगा तो अर्थव्यवस्था और समाज बेहतर बनेगा। इस प्रकार उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को शिथिल करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत नियंत्रणों, जितना भी नियंत्रण है, जितना भी कंट्रोल है, उसको हटाकर अर्थव्यवस्था को क्या बनाया जा सकता है दोस्तों, उदार बनाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिखा दिया गया है। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? तो लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं? द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इफ देयर इज लेस इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी विल बिकम बेटर। ठीक है, Thus, the process of liberalization is related to the relaxation of government control over the economy. Under this, the economy is liberalized by the removing the controls. याद रखिएगा, कंट्रोल्स को हटा देंगे तो वो लिबरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक स्वयंसेवी या गैर सरकारी संगठन है। याद रखिएगा, ये कैसा संगठन है दोस्तों? यह एक स्वयंसेवी या गैर सरकारी संगठन है। ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। याद रखिएगा, ठीक है, किसके अधिकारों के लिए रक्षा अभियान चलाता है दोस्तों? मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लोग अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। इंग्लिश में भी लिखा गया दोस्तों, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ए वॉलंटरी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसा है दोस्तों? ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। याद रखिए, किसको प्रोटेक्ट करता है? ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। अगर क्वेश्चन सिंपल में 1 नंबर का पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे रिलेटेड है, तो ह्यूमन राइट्स से। ठीक है, मानवाधिकारों से ये रिलेटेड है। ठीक है, संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो आप सभी पता है, एक बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और एक कांग्रेस है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंग्लिश में भी लिख दिया गया दोस्तों, राइट द नेम्स ऑफ 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो एक भारतीय जनता पार्टी लिख दीजिएगा और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया? नेम द 4 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी विश्व के 4 क्षेत्रीय संगठन का नाम लिखे। आप सभी को पता है दोस्तों, एक का नाम है यूरोपीय संघ, एक का नाम है आसियान, एक का नाम दक्षिण या सार्क, और एक का नाम है ओपेक। ठीक है, आप लोग यूरोपीय संघ को देखकर जाइएगा, यानी यूरोपीय यूनियन को देखकर जाइएगा, आसियान देख के जाइएगा, सार्क देख के जाइएगा, ओपेक, ये सब का संगठन देख लीजिएगा। इसका मोटिव्स यानी उद्देश्य क्या था, ये सब आप लोग देख के जाइएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, अभी रिसेंटली अभी कितने देश जुड़े हुए हैं, इस सारे से क्वेश्चंस आते हैं। ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया, यानी निरस्त कर दिया, और इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वर्ष 2014 में, कब? वर्ष 2014 में योजना आयोग का उन्मूलन कर दिया गया, यानी निरस्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। याद रखिएगा, किसका गठन किया गया? इसके स्थान पर योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का गठन कब किया गया? याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और अगर पूछेगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते, तो उसका भी प्रधानमंत्री ही होता था। इंग्लिश में भी इसको कर दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं, इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, योजना आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग कमीशन वाज एबोलिश्ड एंड व्हिच कमीशन वाज फॉर्म इन इट्स प्लेस। इसके जगह पर कौन सा कमीशन बनाया गया? तो याद रखिएगा, इन द ईयर 2014 द प्लानिंग कमीशन वाज एबोलिश्ड एंड इन इट्स प्लेस नीति आयोग हैज बीन फॉर्म। ये जो प्लानिंग कमीशन को हटाकर एबोलिश कर दिया गया 2014 में, इसके स्थान पर किसको लाया गया दोस्तों? नीति आयोग को लाया गया। याद रखिएगा, नीति आयोग को कब लाया गया? 1 जनवरी 2015 को लाया गया, और इसका जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। इसको करके जाइएगा। ये था दोस्तों आज का टॉप 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आगे और एक से एक वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलने वाले, तो टेंशन मत लीजिए। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया गया। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वीडियोस मैंने अपलोड कर लिया है,
आप लोग देख लीजिए, उसको देखकर आप लोग तो ऑब्जेक्टिव में तबाही मचा देंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट जाकर विजिट कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिया गया है। अब स्टार्ट होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव कब एक से एक वीडियोस आप लोगों को करवाया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एकदम पॉलिटिकल साइंस में तबाही मचा के रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कितने चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव वीडियोस, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट देखकर बहुत से जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।